Hello friends, I welcome you all on the platform of YouTube Mato Sir YouTube channel. This is Sachin sir. Actually, as you know that we are here for preparing you the entrance examination like Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination, Sainik School entrance examination. We have been conducting lectures or sessions on the syllabus of all the entrance examination. Actually, this is Sachin sir and I am teaching you English subject. As per our schedule, so far we have been conducting some lectures on part of speech. Each and every topic is covered in detail, and along with we have been also preparing you for MCQs. हम थोड़ा MCQs भी ले रहे हैं ताकि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाए. In the case of part of speech, today we are here with new topic that is the verb. आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है verb. verb पे हम थोड़ा आज इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करने वाले. वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है और वर्ब के कुछ जो बेसिक टाइप्स होंगे उसके ऊपर भी थोड़ा हम डिस्कशन कर लेंगे. वर्ब के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ब का ही है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं. उसके ऊपर में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी वर्ब होता क्या है उसके बारे में थोड़ा स्लाइटली डिस्कस करेंगे. वर्ब होता क्या है, वर्ब के टाइप्स और वर्ब जनरली होता क्या एग्जैक्टली, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके. विल स्टार्ट विद द वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ब एग्जैक्टली. हमें वर्ब पता है क्या होता है. वर्ब मीन्स व्हाट, एक्शन. वी कैनॉट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब. वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस. इवन वी कैनॉट इमेजिन इन ए सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब. वर्ब के सिवा हम कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते. एनी लैंग्वेज दैट वी कंसिडर, कौन सी भी लैंग्वेज लो, वर्ब के सिवा हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते. इसलिए वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में, इसलिए वर्ब हम आज थोड़ा डिस्कस करने वाले. ठीक है, देखो वर्ब का डेफिनेशन देखिए पहले. एनी वर्ब मीन्स व्हाट, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब. जो भी वर्ब होता है जिसमें हमें एक्शन दिखाई देती है, एक्शन वर्ब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, वर्ब. वर्ब के दो कैटेगरीज जनरली. एक वर्ब का जो फंक्शन बोल सकते हैं हम, उसको कैटेगरी नहीं बोलेंगे लेकिन उसका फंक्शन बोल सकते हैं. एक होता है वर्ब सेंटेंस में कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का. और कुछ देर आर मेन वर्ब्स एंड देर आर सम हेल्पिंग वर्ब्स, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. अभी पहले मेन वर्ब क्या है वो पहले समझते हैं, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है वो समझते हैं. लेट मी क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेन वर्ब. द वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन. जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है जिसमें जो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो हमें एक्शन बताते हैं. जब भी हम उस वर्ब के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक एक्शन दिखाई देती है या हमारे आंखों के सामने वो एक्शन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब. जिसमें कुछ एक्शन मूवमेंट लगनी चाहिए, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं जनरली, एक्शन वर्ब. ये उसको बोलते हैं हम मेन वर्ब. एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देखो गिव, गिव इज अ मेन वर्ब एंड इज अ वर्ब. जैसे जब भी हम गिव की बात करेंगे तो हमें कुछ एक सामने हमारे एक मूवमेंट आता है, देने की कुछ एक्शन हो रही है, देने का कुछ काम हो रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ मेन वर्ब एंड दैट इज अ एक्शन वर्ब. नेक्स्ट रन. रन मीन्स व्हाट, भागना. जब भी हम रन इमेजिन करते तो हमारे सामने एक ऐसा पिक्चर बन जाता है कि कोई तो है वो भाग रहा है, यानी एक्शन हो रही है, मूवमेंट हो रहा है. दैट इज व्हाई रन इज एक्शन वर्ब. वैसे ही कम, आना. टेक मीन्स लेना. वॉक चलना. स्लीप सोना. ईट ड्रिंक. राइट स्पीक लिसन एंड रीड एटसेट्रा. These are the all main verbs and there are also action verb as well. हर एक verb में यहाँ पे देखो action दिखाई देती है, इसको बोलेंगे हम action verbs. ओके, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स. ये वर्ब का पहला कैटेगरी है, पहला पार्ट है. अभी देखते हैं वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब होता क्या जनरली, व्हाई वी यूज हेल्पिंग वर्ब. वर्ड में ही सब कुछ है. हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज दे जस्ट हेल्प द मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. उसको हम अनदर वर्ड्स में हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसको बोलते हैं.
हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो टाइप है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या है एग्जैक्टली हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ समझते हैं अभी यहाँ पे कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. नंबर वन, बी फॉर्म्स. बी फॉर्म्स मीन्स व्हाट? टू बी के फॉर्म्स. टू बी के फॉर्म जितने भी इंग्लिश में वो सब सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. तो कौन से हैं? टेंस के हिसाब से ये. अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो देयर आर थ्री टू बी फॉर्म्स, एम, इज, आर. ये तीनों क्या है? ये टू बी के फॉर्म से प्रेजेंट टेंस में. उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आगे. उसके बाद आते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में दो टू बी के फॉर्म से, वॉज एंड वेयर. ये सिंगुलर के लिए कौन सा यूज करना है, प्लूरल के लिए कौन सा यूज करना है, वो सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले. यहाँ पे सिर्फ हमें यही समझना है कि ये टू बी के फॉर्म से है ना. ये पहला है टू बी फॉर्म, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का पहला टाइप है. दूसरा हैव के फॉर्म्स. इंग्लिश में हैव के फॉर्म भी है. देयर आर थ्री हैव फॉर्म्स. नंबर वन हैव, हैज, ये जो होते हैं प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं. और दूसरा है हैड. हैव, हैज एंड हैड. हैड आता है पास्ट टेंस में. तीसरा कैटेगरी है और थर्ड कैटेगरी ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज दैट दिस इज द डू फॉर्म्स. डू फॉर्म्स भी आते हैं. डू, डज और डिड. डू डज अगर हम देखेंगे तो ये आते हैं प्रेजेंट टेंस में, और डिड की बात करेंगे इट कम्स इन पास्ट टेंस. ये पास्ट टेंस में आते हैं. यानी कि ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. इतने हमें काफी डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले. हेल्पिंग वर्ब का ये पहला कैटेगरी. अभी दूसरा कैटेगरी देखते हैं. दूसरा कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. यहां पे देखो, in the case of primary auxiliary verbs they not only functions as a helping verb but also main verb. ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे बी के फॉर्म्स, टू बी के फॉर्म्स, हैव के फॉर्म्स और डू के फॉर्म्स, सभी कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही है, पर उसके साथ कभी कभी इस सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करते हैं. वो कैसे हम आगे डिस्कस करने वाले. लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड कैटेगरी देखो हेल्पिंग वर्ब्स का, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, देयर आर सम मॉडल्स इन इंग्लिश. दे जस्ट हेल्प अस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. एक अच्छे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ये जो है मॉडल्स हम यूज करते हैं इंग्लिश में. दे जस्ट असिस्ट द मेन वर्ब, असिस्ट टू द मेन वर्ब टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये क्या करते हैं? हमें सिर्फ हेल्प करते हैं सेंटेंस को अच्छा सा मीनिंग लेने के लिए. इसलिए दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डोंट एक्ट एज अ मेन वर्ब्स. एक बात यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट समझनी है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. दे डोंट फंक्शन एज अ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते. जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं. ये सब यहाँ पे दिए वो. लेकिन इन द केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब बन के कभी भी सेंटेंस में आते नहीं है. ये बात हमें यहाँ पे समझनी है. ठीक है, कौन कौन से फिर मॉडल ऑक्सिलरी देखो, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ऑट टू, एटसेट्रा. दीज आर ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज. जैसे कि मैंने अभी अर्लियर मैंने बताया जब हम वीडियो स्टार्ट किया तब कि हम ये काफी डिटेल में लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. काफी हमें केयरफुली और डिटेल में समझना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को. दैट इज वाई हम इस वीडियो में सिर्फ एक्चुअली वर्ब होता क्या है उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी पे एक पूरा वीडियो बनाने वाले. काफी डिटेल में हम हर एक मॉडल ऑक्सिलरी जो है काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले. और ये तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी पे अच्छा होल्ड आ गया ना तो आप अच्छी से इंग्लिश में बात कर सकते हो. ये हमें समझना है. और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू टेक सम सेशन ऑन मॉडल ऑक्सिलरी इन डिटेल. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसको हम डिटेल में समझने वाले, स्टडी करने वाले, डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप. पहला आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी. इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझने वाले और वर्ब के टाइप समझने वाले. ठीक है,
ओके, विल मूव अहेड। देखो यहां पे मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब, दोज वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा वर्ब जो हमें एक्शन बताता है, ऐसे वर्ब में हमें एक्शन पता चलती है, होता क्या एग्जैक्टली है। और एन ऑकरेंस, कोई भी घटना वो दिखाती है, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। एक तो एक्शन वर्ब होना चाहिए, एक कोई ऑकरेंस उसमें होना चाहिए, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं वो एक्शन नहीं दिखाते, वो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, अपना स्टेटस दिखाते हैं, किसी का स्टेटस दिखाते हैं, वो भी हम बाद में समझने वाले हैं डिटेल में। एंड दोज विच हैव V1, V2, V3, V4 S और ES फॉर्म्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यही तो हमें समझना है मेन वर्ब होता क्या एग्जैक्टली। मेन वर्ब ऐसा होता है जिसमें एक्शन होती है, कोई ऑकरेंस होता है, या फिर उसमें कोई स्टेट ऑफ बीइंग, हम यानी कि किसी का स्टेटस दिखाया जाता है, और साइड उसके साथ ही हमें ये फॉर्म, उसके 5 फॉर्म्स उस वर्ब को होने चाहिए। वर्ब के कौन से 5 फॉर्म्स है? ये V1, V1 को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, और उसको बोलेंगे मेन वर्ब और बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ब। ओके, उसमें कोई भी फॉर्म्स एडेड नहीं होते, सिंपल सा वर्ब का मेन फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं V1। V2, V2 क्या होता है? V2 इट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ V2, वर्ब सेकेंड पार्ट, लेकिन वो यूज होता है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। अगर हम कोई एग्जांपल देखेंगे तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पे देखो, सपोज एग्जांपल गिव, गिव इज अ मेन वर्ब। देखो यहाँ पे गिव को ना, यहाँ पे अपना पास्ट टेंस हुआ है, ना उसको ईडी लगा है, ना उसको आईएनजी लगा है, जस्ट प्लेन वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ V1 मेन वर्ब। लेकिन V2 इसका पास्ट टेंस होता है। V2 मीन्स व्हाट? वर्ब का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, हम उसको बोल सकते हैं। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? गेव, है ना, गेव। दिस इज यूज्ड इन अ पास्ट टेंस, ये गिव का सेकेंड फॉर्म है, उसको हम V2 बोलेंगे, और ये पास्ट टेंस भी यूज होता है। उसके बाद आता है थर्ड V3, V3 मीन्स व्हाट? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हम गिव ये वर्ब कंसिडर कर रहे हैं तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन, गिव, गेव, गिवन, ये उसका थर्ड फॉर्म है। ओके, अभी नेक्स्ट जो आता है V4, V4 यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बहुत इजी है, फोर्थ फॉर्म, वर्ब को सिर्फ आईएनजी लगता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जनरली उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, यहाँ पे गिव अगर वर्ब हम कंसिडर कर रहे हैं तो गिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल है गिविंग। एंड लास्ट वन इज यस और यस फॉर्म। वर्ब को कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस और यस फॉर्म लगता है, अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिव, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिव को यूज कर रहे हैं वर्ब को, और सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है, तो इसको जो वर्ब हम यूज करने वाले उसको यस और यस में से एक कुछ जो फॉर्म है लग जाएगा। गिव की बात करेंगे तो उसको यस लगेगा, होगा गिव्स, हमने यहाँ पे एस आर ऐड कर दिया है। यानी जो भी मेन वर्ब है उसके ये 5 फॉर्म होने चाहिए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। अभी यहाँ पे देखो मैंने हर एक फॉर्म का V1, V2, V3, V5, V4 और V5 का एग्जांपल दिया है, और वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आई गो देयर, ये है V1, यहाँ पे मैंने वर्ब का मेन वर्ब यूज किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, प्लेन वर्ब गो। सेकंड एग्जांपल देखो आई वेंट देयर, गो का पास्ट टेंस है और गो का वर्ब, गो का सेकंड पार्ट है वो है V2 है वेंट, आई वेंट देयर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो आई हैव गॉन देयर, यहाँ पे मैंने गो का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 यूज किया है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। गो का पास्ट पार्टिसिपल है और V3 है गॉन, कौन सा है? गॉन, गो, वेंट, गॉन। और यहाँ पे देखो फोर्थ सेंटेंस में आई एम गोइंग देयर, मैंने गोइंग यूज किया यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे है V4, गो को आईएनजी लगाया है, गोइंग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ही गोज देयर, हमने जो वर्ब है गो, इसको एस और ईएस लगाया, यहाँ पे क्या लगाया? ईएस, ये ईएस फॉर्म हो गया, ही गोज देयर।
यानी जो अगर हम मेन वर्ब की बात करते उसको एक 4-5 फॉर्म्स होने चाहिए, V1, V2, V3, V4 एंड यस और यस फॉर्म उसको लगना चाहिए, तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। हमें इतना ही अंडरस्टैंड करना है, इतना ही समझना है। वर्ब मीन्स व्हाट, एक्शन। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट ऑफ बीइंग आती है, किसी का स्टेटस बताया जाता है, उसको भी हम वो भी बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो जो 5 फॉर्म है काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ब के हमें 5 के 5 फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए। जितने भी मैक्सिमम वर्ब के हमें 5 फॉर्म पता रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमारा एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इस पर अच्छा होल्ड आएगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें काफी अच्छे से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ब्स लिए हैं, उसके हर एक फॉर्म को हमें देखना है। ठीक है, मैंने हर एक वर्ब लिया है, उसका V1, V2, V3, V4 एंड उसका यस और यस फॉर्म भी लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मेन वर्ब का हम क्या बोलेंगे, V1 सिंपल है। उसके बाद जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं, है ना। V2 जो है जनरली उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे। उसके बाद V3 आता है, V3 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद वर्ब 4 यानी कि V4 का हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें सिर्फ वर्ब को ing लगता है। और लास्ट में आता है, कोई लोग उसको V5 भी बोलते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म भी बोलते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसको उसमें क्या आता है, वर्ब को एस और यस फॉर्म लग जाता है, बाकी कुछ नहीं। और ये भी पता होना चाहिए एस और यस फॉर्म कब लगता है, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है। और उसके लिए आप जो सब्जेक्ट आगे लेने वाले हो, इसके बाद आप वर्ब यूज करते हो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वर्ब को एस और यस फॉर्म लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, यहां पे देखो मेन वर्ब है गो, उसका पास्ट टेंस आएगा वेंट, उसका V3 आएगा गॉन, गोइंग एंड गोज। ओके, नेक्स्ट कम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम, उसके V4 है कमिंग एंड कम्स। नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्ट्स, है ना। एक्वायर, एक्वायर्ड ईडी लगा है V2 में, V3 में भी ईडी लगा है, एक्वायर्ड है, एक्वायरिंग एंड एक्वायर्स। नेक्स्ट टेक, प्लेन वर्ब है, V1 है, V2 उसका टुक है, V3 उसका टेकन है, V4 टेकिंग है एंड टेक्स। नेक्स्ट गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग एंड होल्ड्स। दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ब्स। ये सब किसी पर्टिकुलर वर्ब के सब 5 के 5 फॉर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बात, कुछ अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट टेंस यानी कि V2 एंड V3 उसका लास्ट में ईडी आता है, और कुछ वर्ब ऐसे जिनका पास्ट टेंस यानी कि V2 और V3 टोटल अलग अलग है। वो क्या है अब हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब के क्या है, टाइप्स से। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी रेगुलर वर्ब्स होता क्या है और इरेगुलर वर्ब होता क्या है। यहाँ पे देखो रेगुलर वर्ब हम इसको बोलेंगे जिस वर्ब का सेकेंड जो है फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस जिसको हम V2 बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 बोलते हैं, जिसका ये जो 2 फॉर्म है, जिसके 2 फॉर्म में लास्ट में ईडी आता है, ईडी, तो उसको हम बोल देंगे रेगुलर वर्ब्स। लास्ट में V2 में और V3 में क्या आना चाहिए, ईडी से वो वर्ड्स एंड होने चाहिए, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब्स। और जिनके सेकेंड फॉर्म V2 और V3 में लास्ट में ईडी नहीं आता है, ऐसे वर्ब को हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब्स। ये क्या है अभी देखो, पहला देखते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब देखो, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड्स विथ ईडी। जिन वर्ब्स का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो एंड होता है ईडी से होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। सिंपल सा डेफिनेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इतना याद रखना है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, आस्क उसका V2 है, आस्क सिर्फ ईडी लगा है, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी आस्क ही है, ईडी लगा है। नेक्स्ट कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल के भी पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस में ईडी लगा है।
इसलिए तो उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइडेड एंड डिवाइडेड, दोनों को भी ईडी लगाए, दैट इज व्हाट दे आर रेगुलर वर्ब्स। लास्ट एग्जांपल देखो, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, यहाँ पे भी ईडी लगाए, यानी कि पास्ट टेंस को भी ईडी लगाए और पास्ट पार्टिसिपल को भी ईडी लगाए, यानी कि V2 और V3 को ईडी लगाए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। बट इन द केस ऑफ इरेगुलर वर्ब्स इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या होता है फिर, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर डिफरेंट। उनमें पहली बात तो यह है ईडी लगता ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पास्ट टेंस यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, उनका दोनों के फॉर्म अलग अलग होते हैं, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। यहां पे देखो एग्जांपल, ईट, ईट का पास्ट टेंस है V2, एट अलग वर्ड, और इटन ये भी अलग है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों फॉर्म अलग, इसलिए तो उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट देखो, सिंग, सैंग, संग, तीनों फॉर्म अलग। गेट, गॉट, गॉटन, तीनों फॉर्म अलग, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इरेगुलर, मीन्स व्हाट, उनमें उनके फॉर्म में कोई रेगुलरिटी नहीं है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। ये हमें समझना है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगता है लास्ट में, और इरेगुलर वर्ब्स में इनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को ईडी नहीं लगता है, यही बात, और वो सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये 2-3 रूल्स है हमें ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल रूल है जो हमें सबको पता है, लेकिन हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, और हम कभी कभी माइनर मिस्टेक्स करते हैं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, ठीक है। वो देखो पहले क्या है, मेन वर्ब शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस। हमें पता है, क्या पता है हमें, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब क्या करते हैं, क्या करते हैं, मेन वर्ब एक्शन दिखाते हैं सेंटेंस में। यहां पे देखो, आई एम रनिंग इन द रेस, ये रनिंग क्या है, यहां पे मेन वर्ब है, और ये वर्ब जो है वो क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है। मेन वर्ब शोज एन एक्शन, मेन वर्ब क्या दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। यहां पे आई एम रनिंग इन द रेस, यहां पे जो एक्शन वर्ब है वो है रन, यानी कि भागने का। दूसरा एग्जांपल, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहां पे मेन वर्ब है राइटिंग, एक्शन कौन सी हो रही है, लिखने की, राइटिंग करने की, दैट इज व्हाई दे आर मेन वर्ब्स, और दे आर शोइंग एक्शंस, ओके। सेकंड पॉइंट देखो, हेल्पिंग वर्ब जस्ट हेल्प द वर्ब्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब जो ये होते हैं कि वो सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को बनाने के लिए, सेंटेंस के मीनिंग को मेंटेन करने के लिए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि मेन वर्ब को सिर्फ हेल्प करने का काम करते हैं। यहां पे देखो, he has sung a song, यहां पे sung अगर देखेंगे it is a main verb, sung is a main verb and has is a helping verb। has क्या है, helping verb, and sung क्या है, main verb। has ने क्या किया है, सिर्फ sung को हेल्प किया है सेंटेंस के मीनिंग को बनाने के लिए। तो मीनिंग क्या बन गया, has की वजह से हमें समझ में आता है has आया है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कॉल्ड sing। हैज आया है इसलिए हमें सिंग का पास्ट पार्टिसिपल लेना पड़ा है, और उसकी वजह से मीनिंग चेंज हो गया। उसका मीनिंग क्या चेंज हो गया, ही हैज संग अ सॉन्ग, उसका मतलब ये कि उसने गाना गाया है। मीनिंग प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन उसका मीनिंग कैसे हो गया कि भाई उसने गाना गाया है। प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट एक्शन हो गई है, यानी कि कंप्लीट एक्शन हो गई प्रेजेंट टेंस में। दूसरा सेंटेंस देखो, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें मेन वर्ब कौन सा है, प्ले, और प्ले को आईएनजी लगाए, प्ले खेलना, लेकिन हम ये यहाँ पे प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब की वजह से उसको प्रॉपर मीनिंग मिला है। तो मीनिंग क्या हो गया कि एक्शन चल रही है पास्ट टेंस में, एक्शन कैसे है, कंटिन्यूस है, लेकिन वो पास्ट टेंस में, दैट इज वाई, यानी कि इसने हेल्पिंग वर्ब ने सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प किया है मीनिंग को बनाने के लिए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, समझ में आ रहा है, यानी ऐसा रोल होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करने का, असिस्ट करने का काम करते, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। नेक्स्ट रूल देखो, व्हेन एक्शन वर्ब इज नॉट यूज्ड इन द सेंटेंस, जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं यूज किया है तो क्या होता है, व्हेन एक्शन वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब्स इज यूज्ड इन द सेंटेंस, जब सेंटेंस में मेन वर्ब यूज नहीं किया है
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया है, तो द हेल्पिंग वर्ब इटसेल्फ फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ लो आप, जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब आया है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया है, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वही सेंटेंस का मेन वर्ब का काम करता है, वही सेंटेंस में मेन वर्ब रहता है। ये बात हमें काफी समझनी है, ठीक है, और उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। और वो जो मेन, जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं ना, तो वो क्या दिखाते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब्स टू शो स्टेट ऑफ बीइंग, कोई स्टेटस दिखाते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई एम अ टीचर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम, लेकिन उसके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं आया है, दैट इज व्हाई एम इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। एम क्या है यहाँ पे? वो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे उसने काम किया है मेन वर्ब का, ठीक है। और वो क्या दिखाता है? स्टेटस दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। आई एम अ टीचर, ये मेरा स्टेटस क्या है? मैं कौन हूं? आई एम अ टीचर। समझ में आ रहा है? इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, उसमें कोई एक्शन नहीं है, दिस इज नॉट एक्शन वर्ब, ये सिर्फ स्टेटस दिखा रहा है। आई एम अ टीचर, मेरा स्टेटस क्या है? मैं टीचर हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, इस प्रकार से। इसमें कोई एक्शन नहीं है, दैट इज वाई दे शो स्टेट ऑफ बीइंग, और ये हेल्पिंग को यहाँ पे मेन वर्ब का काम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे इज क्या है? जनरली हमें पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके साथ कोई मेन वर्ब आया ही नहीं है, इसलिए इज इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इसलिए इज क्या है? वही सेंटेंस का वो मेन वर्ब ही है। और क्या दिखा रहा है? स्टेटस दिखा रहा है। वो कौन है? ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। वो कौन है? उसका स्टेटस क्या है? वो डॉक्टर है। यही इसलिए जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तब वो स्टेटस दिखाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, ठीक है। ये हमें समझना है। ये तीन रूल है जो हमें सबको पता है, लेकिन हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, हमें पता रखने हैं, याद रखने हैं। उसी पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमारी कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां जब होती है हमारी, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। इसलिए तो हम हर एक टॉपिक का भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि भाई हमारा जो चैनल है मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे डिटेल में वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और आप, हमारा इंटेंशन इतना ही है कि आपको घर बैठे बैठे आपका अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। विल मूव अहेड। यहाँ पे देखो, देयर आर ऑल्सो 2 more टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के और 2 टाइप्स भी हैं। कौन से? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि ये भी ऐसा होता है क्या। हमें सिर्फ पता रहता है कि हाँ वर्ब इज एक्शन, दैट्स इट। लेकिन वर्ब में हम इतने डिटेल में पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स पहला टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ये है क्या, वही हमें देखना है अभी, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स पहले समझते क्या होता है। जब सेंटेंस में हम वर्ब यूज कर रहे हैं और जब हमने वर्ब यूज किया है, तो जब हम वर्ब यूज करते हैं उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना ही पड़ता है। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? अब ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो वर्ब यूज करता है, जिसके ऊपर एक्शन होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स एन एक्शन। जिसके ऊपर एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में, और जब हम वर्ब यूज करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ता है, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी उनके बाद 100% ऑब्जेक्ट आता ही है। ऐसा वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा जिस पे एक्शन हो रही है, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट लगता ही है और ऑब्जेक्ट आता ही है उनके बाद, उनको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अभी डेफिनेशन देखिए, द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनको बाद में ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ता है, अगर नहीं लेते तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगता है, इनकम्प्लीट मीनिंग लगता है उसका। दैट इज वाई वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। वो क्या, कैसे होता है हम देखेंगे बाद में। द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज वाई दैट बिकॉज मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, लेना ही पड़ता है, तभी तो उनको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर नहीं लेंगे तो मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। यहां पे देखो, रोहित कॉट बॉल, रोहित कॉट बॉल, वर्ब कौन सा है? कॉट। एक्शन कौन सी है? वर्ब। एक्शन कौन सी है? पकड़ने की। सब्जेक्ट कौन है? रोहित।
रोहित कौन सी एक्शन करना है? पकड़ने की। रोहित ने पकड़ लिया। हमारे सामने बेसिक क्वेश्चन आएगा भाई क्या पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इतना बोलेंगे रोहित कॉट, रोहित ने पकड़ लिया, लेकिन क्या पकड़ लिया, क्वेश्चन रेज होगा हमारे माइंड में, यानी कि ये सेंटेंस फिर इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन जब हम यूज करेंगे अ बॉल, एक्शन जब बॉल पे होती है, बॉल को पकड़ लिया है, तब हमें ये सेंटेंस कंप्लीट लगता है। दैट इज व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, विदाउट ऑब्जेक्ट दिस सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रहता है ये सेंटेंस। और ऐसे वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, दैट इज व्हाई कॉट और कैच, ये वर्ब को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। एज सिंपल एज दैट, इतना इजी है। दूसरा देखो, सीता ईट्स एन एप्पल, इसमें एक्शन कौन सी हो रही है? ईट। वर्ब कौन सा? ईट। एक्शन कौन सी है? खाने की एक्शन हो रही है। कौन कर रहा है? सीता। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। वर्ब को हम एक्शन बोलते हैं। एक्शन हो रही है खाने की, कौन खा रहा है? सब्जेक्ट, यानी कि सीता खा रही है। और किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? एप्पल, यानी एप्पल खाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं सीता ईट्स, सीता खाती है, लेकिन हमारे माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा भाई क्या खाती है? सिर्फ हम इतना बोलेंगे सीता ईट्स, सिर्फ सीता खाती है, तो हमें उससे उस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट लगेगा। इसलिए हमें पूरा बोलना पड़ेगा सीता ईट्स एन एप्पल। एन एप्पल जब हम यूज करेंगे तब हमें सेंटेंस कंप्लीट लगता है। दैट इज व्हाई ईट, ये जो वर्ब है उसको इसकी जरूरत है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब। यानी हमें इन शॉर्टली इतना ही याद रखना है, ऐसे वर्ब्स को, जो वर्ब्स है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और उसका उल्टा आता है इनट्रांजिटिव वर्ब में। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोल देंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे देखिए, द वर्ब्स विच डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऐसे वर्ब जिनको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो उनको, उस वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल देखिए, आई स्टैंड, मैं खड़ा हूं, बस मीनिंग हो गया पूरा, उसमें कंप्लीट सेंस लगता है, उससे कंप्लीट सेंस आता है, कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आता है। उसमें आगे कोई ऐड करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं खड़ा हूं, दैट्स इट। आगे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो इनकम्प्लीट लगता नहीं है, कंप्लीट लगता है। दैट इज वाई ऐसे वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। शीला क्राइज, शीला रोती है, आगे क्या जरूरत है? क्राइज के बाद कुछ वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी इनके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इतना सिंपल है ये, ठीक है। दो टाइप है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जिसमें इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वर्ब को, इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इतना ही हमें समझना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यही था जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो हमें काफी डिटेल में लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे कि मैंने बोला है आपको, हेल्पिंग वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी। इस वीडियो में सिर्फ हम यही डिटेल में लेने वाले हैं, और जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही देखेंगे। हमने अभी तक डिस्कस किया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है, वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते कौन कौन से वर्ब्स है वो हमें देखने, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर से एक बार समझते हैं। डू के फॉर्म्स आते हैं, डू के फॉर्म्स तीन फॉर्म है, डू डज डिड। डू डज आता है प्रेजेंट टेंस में, डिड आता है पास्ट टेंस में। उसके बाद आता है हैव के फॉर्म्स, हैव, हैज, हैड। हैव, हैज आता है प्रेजेंट टेंस में और हैड आता है पास्ट टेंस में। उसके बाद आते हैं टू बी के फॉर्म्स, पास्ट टू बी के फॉर्म से याद ही रखने, प्रेजेंट टेंस में आते हैं एम इज आर और पास्ट टेंस में आते हैं वॉज वेयर, ठीक है। इसको हम, इसका हर एक का यूज हमें डिटेल में देखना है, वो कब हेल्पिंग वर्ब का काम करते और कब मेन वर्ब का काम करते, कब उनको मेन वर्ब यूज करना है और कब उनको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये हमें समझना है डिटेल में। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म, डू फॉर्म्स। डू के फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। डू के कितने फॉर्म से? तीन फॉर्म है, डू डज डिड। डू डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, डिड आता है पास्ट टेंस में। पहले हम समझते हैं डू को। डू एग्जैक्टली होता क्या है? डू इज यूज्ड इन अ प्रेजेंट टेंस। डू ये प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो डू है
हेल्पिंग वर्ब का कब काम करता है और मेन वर्ब का कब काम करता है, ये हमें समझना है। ठीक है, जस्ट टेक अ लुक। यहां पे देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब कब आता है, डू। इतना याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली डू का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का हमें हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब कब यूज करना है डू का, जब हमें सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है। टू मेक निगेटिव सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमें उसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब हमें ये डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, डू डज में से हमें एक लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? डू जो आता है वो आई के बाद आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, उसके बाद आता है डू। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई डू नॉट गो देयर। अगर एग्जाम्पल ऐसा है आई गो देयर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर उसको हमें निगेटिव बनाना है तो हमें डू और डज में से एक लेना पड़ेगा। निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, क्योंकि आई के बाद डू आता है। अगर आई गो देयर को मुझे निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसका ये होगा, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां पे नहीं जाता हूं। समझ में आ रहा है? निगेटिव के लिए आपको डू का यूज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, हम कोई भी सवाल नहीं पूछते। हम उसको निगेटिव कर रहे हैं ना, तो यहां पे भी वी के बाद डू आएगा। मैंने बताया ना आपको, आई और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हमें डू लेना पड़ेगा निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को। कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला आता है क्वेश्चन। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू का यूज करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टू मेक अ क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कोई भी क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे डू को लेना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा, तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। एग्जांपल देखिए, डू यू स्टडी एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, क्या आप हर रोज पढ़ाई करते हो? क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ा? हमें डू लेना पड़ा है, क्योंकि यू के बाद डू आता है, और डू एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें आगे पहले लेना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। डू यू स्टडी एवरी डे, इजंट इट? दूसरा क्वेश्चन देखो, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पे भी हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ा, तभी तो क्वेश्चन बन पाता है। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाता है, अदरवाइज it is not possible to make or form any question in English. Helping verb is necessary. यहाँ पे do को हमने पहले लिया है, समझ में आ रहा है? Do they play cricket, यानी इतनी बात याद रखनी है। अगर हमें do का यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया उस डू का हेल्पिंग वर्ब का यूज। अभी डू मेन वर्ब का भी काम करता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, मेन वर्ब का भी काम करते। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए अभी ये डू जो है मेन वर्ब का भी काम करता है। कैसे? देखो, डू इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। डू एक खुद एक वर्ब है। डू, डिड, डन, V1, V2, V3 उसके फॉर्म से, डूइंग और डज, यानी V4 और डू ईएस और ईएस का भी फॉर्म है उसको, यानी ये क्या है? एक्शन वर्ब है। डू का मतलब क्या होता है? कुछ करना, करना। जब ऐसा डू का मतलब होता है कुछ करना, परफॉर्म करना, तो वहां पे वो बनता है मेन वर्ब। एग्जांपल देखिए, डू इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब। एग्जांपल, इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। ये यानी कि मैं जैसे कि मैंने बताया, डू जो है मेन वर्ब का भी काम करता है। एग्जांपल देखो, यू डू यूर वर्क ऑनेस्टली, तुम जो है तुम्हारा काम जो है काफी ईमानदारी से करते हो। करना, काम करना, डू का मतलब क्या हो गया? करना। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डू दैट वर्क एवरी डे, मैं वो काम हर रोज करता हूं। करना, यहां पे भी डू का मतलब क्या हो गया? करना। यानी जब उसका मतलब आपको कुछ करना लेना है तो डू आप मेन वर्ब के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और वहां पे डू आएगा एज अ मेन वर्ब। समझ में आया? डू का हेल्पिंग वर्ब का भी रोल है और मेन वर्ब का भी रोल है। सेम यूज डज का भी है। डू को देखो, डू को हम कहां पे यूज करेंगे? आई और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद ही डू आता है, और आई इज ए एक्सेप्शन। भले आई सिंगुलर है लेकिन वो एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम डू का यूज करने वाले हैं। ठीक है, विल गो मूव अहेड। डज,
डज का भी सेम रूल है, सिर्फ फर्क इतना है डज भी आता है प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट टेंस में, और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन डज जो है जब उसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके बाद डज आएगा। हमें पता है प्लूरल के लिए कौन सा आता है, डू, और सिंगुलर के लिए कौन सा आता है, डज। ये बात याद रखना है। सेम वैसी जैसे डू का था सेम वैसी है, डज का भी एक एज अ हेल्पिंग वर्ब का रोल है और एक मेन वर्ब का रोल है। हेल्पिंग वर्ब एक कब फंक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब का वो कब काम करता है, सेम डू जैसा। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें नेगेटिव बनाना है और कोई क्वेश्चन बनाना है तभी हम डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ही डज नॉट गो देयर, वो वहां पे नहीं जाता है, यहाँ पे डज क्यों लिया, क्योंकि ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, दैट इज व्हाई वी यूज ही डज नॉट गो देयर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे डज का यूज किया है बिकॉज ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। दूसरा एग्जांपल देखो, रानी डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, रानी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। इसको अगर हमें, इसलिए इसको हमने निगेटिव बनाया ना, दैट इज बाय यूज हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लिया है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डज, और डज क्यों आया है, रानी सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे डज आया है। समझ में आ रहा है, सेम यूज है डू जैसा, फर्क इतना ही है सिर्फ ये सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तब डज आएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए भी डज का यूज होता है, जहां जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पे डज आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए भी। यहाँ पे देखो, डज शी स्टडी एवरीडे, क्या वो हर रोज पढ़ाई करती है, वो लड़की सिंगुलर है इसलिए डज लिया हमने यहाँ पे, डज शी स्टडी एवरीडे, क्या वो हर रोज पढ़ाई करती है। डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है, राम सिंगुलर है इसकी वजह से यहाँ पे डज आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, सेम डू जैसा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में और क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज का यूज होता है। शर्त यह है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सेम जैसे कि डू मेन वर्ब का भी काम करता है, डज भी मेन वर्ब का काम करता है सेंटेंस में। उसका मीनिंग अगर जब कुछ करना है, करना, काम करना, कुछ करना हो जाता है तो भी डज का एज अ मेन वर्ब का यूज होता है। देखो यहाँ पे डज इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब, इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस, ये मेन वर्ब का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल देखो, संध्या डज योर वर्क ऑनेस्टली, संध्या जो तुम्हारा काम है काफी ईमानदारी से करती है। यहाँ पे भी काम करने का मीनिंग है इसलिए हमने डज यूज किया। और डज क्यों किया, क्योंकि संध्या सिंगुलर है, दैट इज व्हाई। ही डज दैट वर्क एवरी डे, वो हर रोज ये काम करता है। यहाँ पे भी डज आया है, क्यों, क्योंकि ही इज अ सिंगुलर, दैट इज व्हाई। यानी यहाँ पे डज का मतलब है कुछ करना। समझ में आ रहा है, कुछ करना मतलब लेना है, मीनिंग लेना है, तो डज यहाँ पे हम मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए डू और डज प्रेजेंट टेंस वाले टू बी फॉर्म्स। अभी आता है डीड, इसका भी डू और डज जैसा ही वर्क है, फंक्शन है। फर्क इतना है, डू और डज हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में और डीड आता है पास्ट टेंस में, दैट्स इट। यूज सबका सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, डीड भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है पास्ट टेंस में। जब हमें पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या फिर कोई क्वेश्चन बनाना है तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस में जब हमें नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो वहां पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो रहेगा डीड। देखो यहाँ पे, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें डीड का यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो, ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां पे गया ही नहीं, पास्ट टेंस गया ही नहीं वहां पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिड यूज किया। समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना कुछ, इसलिए वो वहां पे गया ही नहीं, नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। रानी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, रानी ने कोई क्वेश्चन सवाल पूछा ही नहीं है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज किया है। डिड यहाँ पे आया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है। वही सिंपल पास्ट टेंस में अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन को फॉर्म करना है, तो वहां पे भी मुझे डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जांपल देखिए, टू मेक अ क्वेश्चन इन सिंपल पास्ट, डिड शी स्टडी एवरीडे, क्या उसने हर रोज पढ़ाई की, डिड शी स्टडी एवरीडे, क्वेश्चन बनाया ना मैंने पास्ट टेंस का, दैट इज व्हाई आई यूज डिड। नेक्स्ट, डिड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेला,
पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है। इतना ही याद रखना है, सिंपल पास्ट में अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो मुझे डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। समझ में आया? ओके। जैसे डू और डज का मेन वर्ब का भी काम था जब उसका हम मीनिंग लेते हैं कुछ करना, सेम वैसे ही डिड का भी मतलब है कुछ करना, लेकिन पास्ट टेंस में कुछ किया, है ना। देखो यहाँ पे डिड भी मेन वर्ब का काम करता है। डिड इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब, इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। संध्या डिड हर टास्क ऑनेस्टली, संध्या ने उसका काम बहुत ईमानदारी से किया है, किया ना, पास्ट टेंस में हो गया एक्शन, दैट इज वाई डिड। ही डिड दैट वर्क एवरी डे, उसने उस काम को हर रोज किया है, किया ना, दैट इज वाई वी यूज डिड। समझ में आ रहा है? डू का ही पास्ट टेंस होता है डिड, उसका मतलब होगा कुछ किया पास्ट टेंस में, यानी कि डू और डज जैसे डिड का हेल्पिंग वर्ब का भी रोल है और मेन वर्ब का भी रोल है। ये हो गया डू के फॉर्म्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देखिएगा, आपको बार बार देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विल मूव अहेड। अभी देखेंगे हैव के फॉर्म्स। ठीक है, ये तीन हैव के फॉर्म्स है, हैव, हैज और हैड। हैव और हैज आता है प्रेजेंट टेंस में और हैड आता है पास्ट टेंस में। समझ में आ रहा है आपको? उसका भी सेम रूल है, हैव, हैज, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। यहां पे देखो, अभी हेल्पिंग वर्ब का कब काम करते हैं, देखो यहां पे जब हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में मुझे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या फिर कोई क्वेश्चन बनाना है तो मुझे हैव का यूज कर सकता हूं मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। एग्जांपल देखो, आई हैव नॉट येट गॉन देयर, मैं वहां पे अभी तक नहीं गया हूं। नेगेटिव बनाना है ना मुझे, तो हैव के बाद नॉट यूज किया मैंने। देखो, तो मुझे नॉट यूज करना है, नेगेटिव बनाना है, तो उसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो इसलिए मैंने हैव यूज किया। और हैव कहां पे आता है? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये बात याद रखो। हैव आता है आई के बाद या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद ही हैव आता है। आई भले सिंगुलर है लेकिन वो एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, नेगेटिव बनाने के लिए हैव का तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। हैव दे अ कार, क्या उनके पास एक कार है? क्वेश्चन मार्क। हैव यू प्लेड क्रिकेट रियली, क्या आपने सच में क्रिकेट खेला है? यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे हैव का इस्तेमाल करना पड़ा है, यानी कि हैव का जो यूज है हमें क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए यूज करना पड़ा है प्रेजेंट टेंस में। सेम हैज का भी है, हैज का भी देख लेते हैं यहाँ पे। हैज जो है हैव जैसे ही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद आता है हैज। सेम यूज है उसका, नेगेटिव बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जांपल देखिए, शी हैज नॉट येट गॉन देयर, वो अभी तक गई नहीं है। हैज क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज वाई यूज हैज। सॉरी, हाँ, यस। माई फ्रेंड हैज नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मेरे फ्रेंड ने अभी तक ज्यादा पैसा नहीं कमाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैज लिया है, क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही फ्रेंड है ना मेरा, दैट इज वाई आई यूज हैज। यानी हैव का और हैज का एक ही यूज है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फर्क इतना है, हैव आता है प्लूरल के बाद, सब्जेक्ट के बाद, और हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी हैज का भी क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होता है। हैज ही कार, क्या उसके पास एक कार है? हैज सीता प्लेड टेनिस रियली, क्या सीता ने अच्छा क्रिकेट टेनिस खेला है? जब क्वेश्चन बनाना है उसके लिए भी हैव और हैज का यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू, डज और डिड का देखा था, सेम वैसे ही हैव हैज का भी मेन वर्ब होता है, खुद एक मेन वर्ब भी है, ये बात हमें समझनी है। हैव, हैज, हैड ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ये मेन वर्ब का भी काम करते। जब हमें खुद का कुछ पोजेशन दिखाना है, खुद की कोई चीज दिखानी है, किसी की चीज दिखानी है, खुद की प्रॉपर्टी या फिर किसी की प्रॉपर्टी दिखानी है, तो उसके लिए हैव, हैज और हैड आता है। हैव, हैज आता है प्रेजेंट टेंस में और हैड आता है पास्ट टेंस में, वो मेन वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे देखो, हैव, हैज मेन वर्ब का भी काम करते हैं, फर्क इतना ही है सिर्फ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के बाद और हैज सब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे देखो, हैव एक मेन वर्ब भी है। एग्जांपल देखो, हैव का मतलब है मेरे पास है, उसके पास है, कुछ दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है मेन वर्ब का।
समझ में आ रहा है आपको? मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। मेरी बिलोंगिंग्स, मेरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने हैव का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, हमारे पास बहुत सारे पैसे है। वैसे सेम हैज का भी यूज है। सीता हैज अ कार, सीता के पास क्या है? सीता की कौन सी प्रॉपर्टी है? कार। उसके पास क्या है? कार, इसलिए हैज यूज किया। हैज क्यों यूज किया? बिकॉज सीता इज अ सिंगुलर। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। सीता के बाद ही के बाद आया हैज। हैज क्यों? क्योंकि ही इज अ सिंगुलर। समझ में आया? ही, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। वही ये सिर्फ लेकिन हो गए प्रेजेंट टेंस में। हैड आता है पास्ट टेंस में, सेम यूज है उसका हैव और हैज जैसा, लेकिन आता है पास्ट टेंस में। जब जैसे कि हैव और हैज का यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस में, सेम यूज होता है हैड का लेकिन पास्ट टेंस में। देखो यहाँ पे हैड इज अ यूज इन अ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। हैड भी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, जैसे कि हैव हैज ने किया है प्रेजेंट टेंस में, वैसे हैड करता है पास्ट टेंस में, एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किस लिए? क्वेश्चन को निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट टेंस में। देखो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? आई हैड नॉट येट गॉन देयर, मैं कभी वहां पे नहीं गया था, पास्ट टेंस में, ठीक है, या इसलिए मैंने हैड यूज किया है। ये आता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है गॉन। समझ में आ रहा है? दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पे हैड आना चाहिए। वी हैड नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हमने इतना पैसा नहीं कमाया था, हमने इतना पैसा, ज्यादा पैसा नहीं कमाया था, पास्ट टेंस में। यहाँ पे हैड का रोल क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? अर्न। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है, वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है। कैसे? देखो, हैड दे कार, क्या उनके पास कार था? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड। दूसरा, हैड यू प्लेड क्रिकेट रियली, क्या आपने सच में अच्छा क्रिकेट खेला था? या यहाँ पे भी हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? प्ले, ये मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हैड ने, जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और क्वेश्चन बनाना है पास्ट टेंस में, तब आपको सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट में आपको हैड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हैड हेल्पिंग वर्ब है, वैसे वो मेन वर्ब का भी काम करता है। जब कोई आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी प्रॉपर्टी दिखानी है कि यार मेरे पास था, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, पास्ट टेंस में दिखानी है, तब आपको हैड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? हैड भी क्या है? एक मेन वर्ब है। हैड क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे देखो, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, हैड यहाँ पे मेन वर्ब के फॉर्म में आया है। वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा था, हैड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब का काम किया है। ठीक है? समझ में है आपको? हैव, हैज, हैड, ये अपनी बिलोंगिंग भी दिखाते। जब अपनी बिलोंगिंग दिखाते तो उनका जो रोल होता है, वो रोल होता है मेन वर्ब का। समझ में है? वैसे ये हैव के फॉर्म से हैव, हैज, हैड। ठीक है? अभी लास्ट टॉपिक बाकी है टू बी के फॉर्म्स, वो भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। बी विथ अस, टू बी के फॉर्म से एम, इज, आर एंड वॉज, वेयर, ये भी हमें देखने हैं, क्योंकि ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये भी हम देख रहे हैं। और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। एम, इज, आर यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और वॉज, वेयर यूज होता है पास्ट टेंस में। उसको हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एम, इज, आर का मैं मीनिंग आपको, उसका कब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कब मेन वर्ब का काम करते हैं, ये थोड़ा समझते हैं हम। देखो, एम, इज, आर का मीनिंग सेम है एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब, मीनिंग सेम है। फर्क इतना है, एम जो आता है वो सिर्फ आई के बाद आता है, एम जो है सिर्फ आई के बाद आता है। इज जो आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही यूज इज आता है। आर कहां पे आता है? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ही आर आता है। बाकी तीनों का मीनिंग सेम है प्रेजेंट टेंस में, एम, इज, आर, तीनों का मीनिंग सेम है। फर्क इतना है, आई के बाद ही एम आएगा सिर्फ। इज कहां पे आएगा? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब आएगा, और आर कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब आएगा। ठीक है? जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, वैसे मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और यही यूज होते हैं एम, इज, आर, तो एम, इज, आर ही सेंटेंस के मेन वर्ब होते हैं और उनका मतलब उस टाइम होता है होना, कुछ है। समझ में आ रहा है? देखते हैं हम। पहले लेते एम। एम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और एम जो है सिर्फ आई के बाद आता है। सेम सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में अगर मुझे निगेटिव बनाना है उसका,
तो निगेटिव बनाने के लिए आई के बाद मुझे एम यूज करना पड़ेगा। यहां पे देखो, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट अ रोबोट, मैं कोई रोबोट नहीं हूं। जब मेरे बारे में मुझे यूज करना है और वहां पे मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो आई के बाद एम ही आता है, ये बात याद रखो निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए भी आई के बाद एम आएगा, सॉरी एम के बाद आएगा आई। यहां पे देखो, एम आई स्टडिंग एवरीडे, क्या मैं हर रोज पढ़ाई कर रहा हूं। एम आई स्मार्ट बॉय, क्या मैं अच्छा स्मार्ट बॉय हूं। इसलिए यहां पे देखो, जहां जहां पे हमने एम यूज किया है, एम यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। सो सिंपल एज दैट, ठीक है। मेन वर्ब का भी काम करता है। जब सेंटेंस में एम का मतलब होता है कुछ होना, कुछ है, ठीक है। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आता है, एम ही आता है, और एम ही उस टाइम सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। एग्जांपल देखिए, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, है ना। यहाँ पे एम क्या है, मेन वर्ब। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, अपना स्टेटस दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। यहाँ पे एम जो है स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि एम जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। सेम इज भी वैसे ही है, सिर्फ फर्क इतना है, एम आई के बाद आता है और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आता है। यहां पे देखो सेम यूज है इज का भी, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जांपल देखिए, रीता इज नॉट गोइंग देयर, रीता वहां पे नहीं जा रही है। नेगेटिव बनाया हमने, इज क्यों लिया, क्योंकि रीता क्या है, सिंगुलर है ना। फर्क इतना ही है सिर्फ। शी इज नॉट अ रोबोट, वो कोई रोबोट नहीं है। वो कौन, शी सिंगुलर है, इसकी वजह से इज लिया। यहां पे इज का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। यहां पे देखो क्वेश्चन बनाने के लिए भी, इज शी स्टडिंग एवरीडे, क्या वो हर रोज पढ़ाई करती है। यहाँ पे इज लिया है, इज से शुरू किया है, क्यों, क्योंकि शी है आया है इसकी वजह से, और शी क्या है, सिंगुलर। उसके बाद आता है इज ही अ स्मार्ट बॉय, क्या वो स्मार्ट बॉय है। यहाँ पे भी इज आया है, क्यों, ही इज अ सिंगुलर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि निगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप इज का इस्तेमाल कर सकते हो। शर्त यह है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर चाहिए। ही का भी, सॉरी इज का भी सेम रोल है मेन वर्ब का। इज का मतलब ही होता है होना, कुछ है, सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए, फर्क इतना है। यहाँ पे देखो, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है। यहाँ पे इज का मतलब है। इज क्यों आया है, क्योंकि शी इज अ सिंगुलर। रोहित इज अ डॉक्टर, रोहित डॉक्टर है। रोहित कौन है, रोहित का स्टेटस क्या है, रोहित डॉक्टर है। यहाँ पे इज मेन वर्ब है। इज क्यों लिया, बिकॉज रोहित इज अ सिंगुलर, रोहित सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो इज ले लो, आई आता है तो एम ले लो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल, तो आपको आर लेना पड़ेगा। बाकी यूज सबका सेम ही है। आर आएगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तब हमें आर यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, आर का भी हेल्पिंग वर्ब का रोल है, मेन वर्ब का रोल है। यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब का कब काम करता है, सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए। फर्क ये है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, वी आर नॉट गोइंग देयर, हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, हम प्लूरल है, इसकी वजह से हमने आर यूज किया है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, वी आर नॉट रिच पीपल, हम कोई अमीर आदमी नहीं है। यहाँ पे देखो आर यूज किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, प्लूरल है, इसकी वजह से। सेम जैसे निगेटिव के लिए हमने आर यूज किया प्लूरल सब्जेक्ट के बाद, वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें कोई क्वेश्चन बनाना है तो हमें आर का यूज करना पड़ेगा। आर वी स्टडिंग एवरीडे, आर लिया क्योंकि वी इज अ प्लूरल। आर वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, हम क्या स्मार्ट स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आर लिया क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, दैट इज वाई। सेम वैसे आर भी एक मेन वर्ब है, कुछ होना। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स है, हम कौन है, हमारा स्टेटस क्या है, हम स्टूडेंट्स है। आर क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। आर क्यों, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स है, उनका स्टेटस क्या है, प्लेयर है वो। आर आया यहाँ पे, आर क्यों आया, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पे आर आया है। सेम कुछ होना, यानी कि एमिजार का हेल्पिंग वर्ब का भी रोल है और मेन वर्ब का भी रोल है। फर्क इतना है कि वो आते हैं प्रेजेंट टेंस में। सेम लास्ट अभी है जो टॉपिक, वो है वॉज एंड वर। ये भी टू बी के फॉर्म से, लेकिन ये आते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। वॉज एंड वेयर का भी सेम रूल है, रोल है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, वो भी आते हैं लेकिन पास्ट टेंस में। इतना याद रखना है। अगर पास्ट टेंस में मुझे
क्वेश्चन बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है तो मैं भी वॉज एंड वेयर का यूज कर सकता हूं। वॉज कब आएगा? पास्ट टेंस में। अगर मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन सा है, कैसा है, सिंगुलर, तो मैं वॉज का इस्तेमाल कर सकता हूं। और मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं वर का यूज कर सकता हूं। वॉज का मुझे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो कहां पे होगा? सेम वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट टेंस में और क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट टेंस में, तब मैं वॉज का इस्तेमाल करूंगा। देखो नेगेटिव करने के लिए, रीता वॉज नॉट गोइंग देयर, रीता वहां पे नहीं जा रही थी, यहां पे मैंने वॉज यूज किया है। वॉज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। रीता एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज। समझ में आ रहा है? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना कंपल्सरी है। शी वॉज नॉट अ रोबोट, कोई वो रोबोट नहीं थी। वॉज क्यों? क्योंकि शी इज अ सिंगुलर। क्वेश्चन बनाने के लिए भी मुझे वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉज शी स्टडिंग एवरीडे, क्या वो हर रोज पढ़ाई कर रही थी? पास्ट टेंस में। वॉज क्यों लिया हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि शी इज अ सिंगुलर, पास्ट टेंस में। वॉज ही अ स्मार्ट बॉय, क्या वो स्मार्ट बॉय था? वॉज क्यों लिया? क्योंकि ही इज अ सिंगुलर। वॉज का भी वही है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। हेल्पिंग वर्ब उसको हम नेगेटिव करने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉज का मेन वर्ब भी एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। कुछ था, स्टेटस थी उसकी ऐसी, जब हमें ऐसा बताना है तब हम वॉज का मेन वर्ब में रोल में यूज कर सकते हैं। देखो शी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी, यानी उसका स्टेटस कैसा था? थी, टीचर थी, इसलिए वॉज यूज किया। वॉज क्यों? शी सिंगुलर इसलिए। रोहित वॉज अ डॉक्टर, रोहित का स्टेटस क्या था? वो डॉक्टर था। और वॉज क्यों लिया? क्योंकि रोहित इज अ सिंगुलर। इस प्रकार से यानी कि जो टू बी फॉर्म से ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं अलॉन्ग विथ हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक ये हमारे वीडियो का, वो है वर। वर भी हम यूज करते हैं वॉज जैसा, सिर्फ फर्क इतना है वर आता है जब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा, अगर सिंगुलर है तो कौन सा आएगा? वॉज, है ना। वर का भी हेल्पिंग वर्ब रोल है और मेन वर्ब का रोल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए पास्ट टेंस में, तभी हम वर यूज कर पाएंगे। सेम यूज नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए हम वर का यूज करेंगे पास्ट टेंस में, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। यहां पे देखो वी वर नॉट गोइंग देयर, हम वहां पे नहीं जा रहे थे, वहां पे मैंने वर यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वी, हम, बहुत सारे, ठीक है। वी वर नॉट रिच पीपल, हम कोई रिच अमीर आदमी नहीं थे। वर यूज किया मैंने यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि वी आया है और वी क्या है? प्लूरल है। इसको निगेटिव करने के लिए मुझे वर लेना पड़ा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। सेम क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा वर। वेर वी स्टडिंग एवरीडे, क्या हम हर रोज पढ़ाई कर रहे थे? वर आया है यहां पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, प्लूरल है। वर वी स्मार्ट स्टूडेंट्स, क्या हम स्मार्ट स्टूडेंट्स थे? हमने यहां पे भी वर लिया, क्यों? क्योंकि वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का ये रोल है वर का एज अ हेल्पिंग वर्ब। सेम वर का मेन वर्ब का भी रोल है, ठीक है। वर का मतलब हम थे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और हमें कोई स्टेटस दिखानी है पास्ट टेंस में, क्या या ये थे, वो लोग ऐसे थे, हम ऐसे थे, तो उसके बाद हमें वर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखो वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे, हम विद्यार्थी थे। समझ में आ रहा है? थे। वर क्यों? क्योंकि वी आया है इसीलिए। दे वेयर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स थे। वेयर क्यों? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, दैट इज वाई वी यूज प्लूरल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से एम आर वॉज वेयर का हेल्पिंग वर्ब का भी रोल है और मेन वर्ब का भी रोल है, ये हमें समझना है, ठीक है। हमने देखो काफी डिटेल में डिस्कस किया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसमें हमने 3 फॉर्म्स देखे, टू बी के फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस में 3, एम आर उनका 2 रोल देखे हर एक का, एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। टू बी के फॉर्म 5 है, प्रेजेंट टेंस में एम आर एंड पास्ट टेंस में वॉज एंड वर। हैव के भी 3 फॉर्म है, पास्ट टेंस में 2 है, हैव और हैज, एंड सॉरी प्रेजेंट टेंस में 2 है, हैव और हैज, एंड पास्ट टेंस में 1 है, हैड। वैसे ही डू के 3 फॉर्म है, डू और डज आता है प्रेजेंट टेंस में और डिड आता है पास्ट टेंस में। उनका हर एक का हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब भी रोल देखा है, एज अ मेन वर्ब भी रोल देखा है, यही हमें समझना है।
इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो रोल प्ले करते हैं, मेन वर्ब का भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी करते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जय हिंद, जय भारत।